हेलो स्टूडेंट। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी या फॉर्म्स ऑफ मनी को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मनी के कई फॉर्म्स हैं। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने उनको मनी के अलग अलग फॉर्म को क्लासिफाई किया है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई किया है। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि नेचर के बेसिस पे मनी को अलग फॉर्म में बताया, एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पे बताया, मटेरियल जिस मटेरियल से मनी बना है उसके बेसिस पे, लिक्विडिटी के बेसिस पे, इस तरह अलग-अलग बेसिस पे उनको अलग-अलग फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो मनी के हैं, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक चार्ट के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब मनी को क्लासिफाई करते हैं, तो 3 मेजर बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। एक कि नेचर ऑफ मनी के बेसिस पे, दूसरा लीगैलिटी ऑफ मनी या एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी के बेसिस पे, तीसरा मनी मटेरियल, किस मटेरियल के बेसिस पे वो मनी बना है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो जब हम बात करते हैं नेचर के बेसिस पे, तो मनी 2 तरीके से होती है। एक हमारी एक्चुअल मनी होती है या दूसरी हमारी मनी ऑफ अकाउंट होती है। एक्चुअल मनी को ही प्रॉपर मनी भी कहते हैं। सो ये मनी के नेचर के बेसिस पे मनी का फॉर्म है। वहीं अगर हम लीगैलिटी के बेसिस पे बात करते हैं, तो मनी एज़ अ लीगल टेंडर मनी दिखती है या ऑप्शनल मनी दिखती है। लीगल टेंडर मनी भी अगेन क्लासिफाई होती है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम इस बेसिस पे देखें कि किस मटेरियल से मनी बनी हुई है, तो उसके बेसिस पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा आता है मेटेलिक मनी और दूसरा हमारा आता है पेपर मनी। मेटेलिक मनी अगेन डिवाइडेड है और पेपर मनी भी क्लासिफाइड है 4 पार्ट्स में, वो हम आगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? नेचर ऑफ मनी के बेसिस पे मनी कितने फॉर्म्स में आती है। ठीक है? तो जेएम कीन्स ने मनी को नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया था और उन्होंने कहा था एक हमारी एक्चुअल मनी होती है और दूसरी हमारी मनी ऑफ अकाउंट होती है। अब एक्चुअल मनी क्या होती है? एक्चुअल मनी वो मनी हो गई जो एक्चुअली में इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही हो, मतलब जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंट्री में यूज की जा रही है। आपको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए जो चीज चाहिए होती है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, वही एक्चुअल मनी है। जैसे अभी आप देखिए कि जो भी हमारे पेपर नोट्स हैं या जो भी कॉइन्स हैं जिनके बेसिस पे हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, वो क्या है? वो हमारी एक्चुअल मनी है ना? तो जो भी हमारे पेपर नोट्स हैं, जो भी हमारे कॉइन्स हैं, जिस भी डिनोमिनेशन के, वो सब एक्चुअली सर्कुलेशन में है, इसलिए वो क्या है? एक्चुअल मनी है या प्रॉपर मनी है। इज़ इट क्लियर? दूसरी बात आती है मनी ऑफ अकाउंट की। सो ये क्या हो गया? ये मनी का वो फॉर्म होता है जिस फॉर्म में हमारी कंट्री के अकाउंट्स की सेटलमेंट होती है, कंट्री के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं या ट्रांज़ैक्शंस मेड किए जाते हैं। जनरली मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्या होती है, ये मनी ऑफ अकाउंट वो मॉनेटरी यूनिट होती है जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है जो जो मतलब एग्ज़ैक्टली जिसके बेसिस पे सारी ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं, है ना? अकाउंट्स में जि कंट्री का जो अकाउंट जिसमें सेटल हो रहा होता है, जिसमें डील हुआ होता है, वही मनी ऑफ अकाउंट होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सर्कुलेशन में मनी है, वो मनी और जिसमें कंट्री को डील किया जाता है, कंट्री की जो मॉनेटरी यूनिट्स होती है, कंट्री के जो अकाउंट्स जिसमें सेटल होते हैं, वो दोनों डिफरेंट होती है। ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों सेम होते हैं, है ना? जनरल अभी की बात करें तो हमेशा मनी ऑफ अकाउंट और एक्चुअल मनी दोनों सेम ही है। इंडियन मनी जो है, हमारी जो रुपए है, वही हमारी यूनिट ऑफ अकाउंट है, मनी ऑफ अकाउंट है और यही हमारी एक्चुअल सर्कुलेटेड मनी है। ठीक है? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा। जैसे मैं बात कर लूँ जर्मनी की, तो जर्मनी में एक टाइम फ्रेम था, है ना? जब इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, हाइपर इन्फ्लेशन का सिनेरियो था। उस टाइम पे जो जर्मन करेंसी थी, वो उनकी मनी ऑफ अकाउंट थी और दूसरी जो है सर्कुलेशन में उन्होंने अलग करेंसी दे रखी थी स्टेबिलिटी की वजह से। इस तरह इंडिया में भी जो था, जब हमारा ब्रिटिश पीरियड वगैरह चल रहा था, तो उस टाइम पे भी हमारे साथ ऐसी चीज़ें थी कि हम जो है ब्रिटिश पॉन्ड्स में डील करते थे। हमारी अकाउंट जो थी, हमारी कंट्री की जो करेंसी थी, वो दूसरी थी और जो हमारे यहाँ पे सर्कुलेशन में थी करेंसी, वो अलग करेंसी थी। तो इस तरीके से ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पर अभी की बात करें तो ये दोनों ही सेम होते हैं। इज़ इट क्लियर? सो अब हम बात करेंगे दूसरे फॉर्म्स ऑफ मनी की, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी या लीगैलिटी। तो 2 लीगैलिटी एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है हमारी लीगल टेंडर और दूसरी होती है ऑप्शनल या नॉन लीगल टेंडर। ये जो लीगल टेंडर है ना, वो फर्दर डिवाइडेड होती है लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में, और जो दूसरी हमारी थी ऑप्शनल मनी या नॉन लीगल टेंडर, वो तो अपने में रहती ही है। तो एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? लीगल टेंडर मनी की।
देखिए लीगल टेंडर मनी क्या हो गया, नाम से क्या क्लियर हो रहा है, लीगल है ये मनी, है ना? तो ये मनी का वो फॉर्म है जिसे गवर्नमेंट अप्रूव करती है। इट रिफर्स टू दैट मनी विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और इट इज एक्सेप्टेबल विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। यहाँ हम कहें कि वो पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है उसमें वो चीज एक्सेप्टेबल होती है। तो लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जो उस पर्टिकुलर कंट्री में अलाउड होती है, वहां की गवर्नमेंट के थ्रू वो उसे अप्रूव करती है कि ये ही करेंसी चलेगी इस नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, है ना? जैसे मैंने जब मेटालिक स्टैंडर्ड पढ़ा था वहां पे भी ये बात कही थी कि आप डॉलर को ले आके यहाँ पे सर्कुलेट करना चाहें, इंडिया में मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाना चाहें, कोई भी शॉप पे जाके आप चाय पीने जा रहे हो और वहां पे डॉलर देके सोचे कि चाय मिल जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, वो लीगल नहीं है हमारी कंट्री के लिए, हमारे यहाँ रुपए ही लीगल है। तो जो करेंसी, जो मनी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव की जाती है, जो एक्सेप्टेबल होती है विद इन नेशनल बाउंड्रीज, उसी को कहते हैं लीगल टेंडर मनी, है ना? तो ये क्या होती है, लॉ के थ्रू एक्सेप्टेबल होती है कि कोई भी पेमेंट, कोई भी चीजें करनी, कोई भी सेटलमेंट करनी होगी, वो इसी मनी के थ्रू की जाती है। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है ना? इसीलिए इस मनी को एक्सेप्ट करने से कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं और आप उन्हें रुपए देते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि रुपए तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हमें पाउंड ला के दीजिए तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, हम डॉलर दीजिए तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारी नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो लीगली वैलिड मनी है वो रुपए है, तो इसे कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है? तो जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, वो अप्रूव्ड हैं आरबीआई के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू इश्यूड है, इसलिए वो हमारी कैसी हो गई, लीगल टेंडर मनी हो गई। तो लीगल टेंडर मनी भी कैसी होती है, दो तरीके की होती है। इज इट क्लियर? तो दो तरीके की जो होती है वो कौन कौन सी होती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। देखिए करके समझते हैं। अगर बात करें किसकी, लिमिटेड लीगल टेंडर की, तो लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होती है, वो मनी जो क्या होती है आपकी मीन्स ऑफ पेमेंट होती है ना? और वो सर्टेन लिमिट तक होती है, मतलब आप उसे एज अ पेमेंट मीडियम यूज करेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक। इसीलिए क्या करें, लिमिटेड लीगल टेंडर, लीगलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, पर एक लिमिट तक, है ना? इस मनी को कोई भी पर्सन फोर्स नहीं कर सकता है कि इस पर्टिकुलर मैक्सिमम लिमिट जो अलाउड होगी आपकी कंट्री में, उस मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना? मतलब मैक्सिमम लिमिट जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है, कोई भी उस मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड अगर आपको देना चाहे ये करेंसी या ये कॉइन या ये नोट, तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने की एक लिमिट दी गई है। जैसे अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो जो स्मॉल कॉइन्स हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। जैसे इंडिया में 1 रुपीज का जो कॉइन है ना? 1 रुपीज के कॉइन को लिमिटेड लीगल टेंडर की कैटेगरी में रखा गया है, और कब तक, 10,000 तक, सॉरी 1,000 तक, मतलब 1,000 रुपीज तक अगर कोई वन कॉइन दे तो आप, वो कैसी है, वो लिमिटेड लीगल टेंडर। पहले ये 25 रुपया हुआ करती थी, बाद में इस लिमिट को एक्सटेंड करके 1,000 कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। आरबीआई की वेबसाइट पर आप उसको मिल सकता है आपको ये। इसी तरह 50 पैसे को रखा गया था 10 रुपीज तक, मतलब कि कोई भी इंसान इस लिमिट तक, जैसे 10 रुपीज हो गया या 1,000 रुपीज हो गया, इस लिमिट तक इसको एक्सेप्ट करेगा। इसके बियॉन्ड अगर कोई कहे कि हम आप 10,000 का पेमेंट आपको 1 रुपए के कॉइन में करेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में सर्कुलेट होता है, तो वो सामने वाला रिफ्यूज कर सकता है, और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इसका मतलब वो कोर्ट में केस भी कर सकता है कि आप इस लिमिट के बियॉन्ड मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे थे 1 रुपए का कॉइन। इज इट क्लियर? सो लिमिटेड लीगल टेंडर होने का मतलब कि एक लिमिट तक इसे एक्सेप्ट करने की लीगैलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, ऑप्शंस आपके पास है कि इस लिमिट तक ही आपको इसे एक्सेप्ट करना है, इसके बियॉन्ड आप रिफ्यूज कर सकते हैं। वॉलंटरीली आप कर लें तो वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आरबीआई ने भी कहा है, वॉलंटरीली कर ले तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इन्फोर्सेबिलिटी की बात करें तो एक लिमिट है इस तरह की करेंसीज में। दूसरा आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। नाम से ही क्लियर है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं लगाई गई है ना? कोई भी पर्सन इसे एक्सेप्ट करने के लिए ये नहीं कह सकता कि इस लिमिट तक ही हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये बियॉन्ड लिमिट आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये अनलिमिटेड है ना? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है इसके एक्सेप्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है? तो इस तरह की मनी जो होती है, वो जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करेंगे अनलिमिटेड एक्सटेंट तक, किसी लिमिट तक नहीं इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जैसे हमारी कंट्री में जो पेपर नोट्स हैं किसी भी डिनोमिनेशन के हैं, वो सब अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं, है ना? 5 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी जितने भी करेंसीज आपके यहाँ पे सर्कुलेशन में हैं, वो सभी कैसी हैं, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आती है। इसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई लिमिट नहीं मेंशन है। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट हमारा आता है, ये तो लिमिटेड लीगल टेंडर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शनल मनी। सो ऑप्शनल मनी क्या होती है? ऑप्शनल मनी, या फिर इसको नॉन लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, ये वो मनी होती है जो पर्सन एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, वो उसकी चॉइस पे है।
है ना? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लीगैलिटी, कोई एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। वो डिपेंडिंग कि उस पर्सन पे कि वो एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। जैसे कि बैंक के जो फॉर्म है ना? जो क्रेडिट फॉर्म्स हैं जैसे कि चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, ये सब के सब नॉन लीगल टेंडर मनी में आते हैं। लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं, नॉन लीगल टेंडर। इसको एक्सेप्ट करना, ना एक्सेप्ट करना उस पर्टिकुलर पर्सन की विश पे डिपेंड करता है। ये उनकी ऑप्शन है कि आप चाहो तो इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे कोई आपको चेक में पेमेंट कर रहा है तो आप उसे मना कर सकते हो, नहीं मुझे चेक में पेमेंट नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, है ना? वो ये नहीं कह सकता कि नहीं आपने चेक क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, हम आप पे कोर्ट केस कर देंगे। ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है, ये ऑप्शनल मनी है। इज इट क्लियर? सो ऑप्शनल मनी बेसिकली नियर मनी हो जाती है ना। लिक्विड जो मनी होती है वो नियर मनी की तरह ही ऑप्शनल मनी होती है। हम ऐसे कह सकते हैं क्रेडिट मनी, ये सब प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब क्या है? ऑप्शनल मनी ही आता है। कोई भी इंसान इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता कि इस तरह की मनी को आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। नहीं, ये विश पे डिपेंड करती है। आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, चाहो तो एक्सेप्ट ना करो। तो इसीलिए इसको कहते हैं ना, किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया? लीगैलिटी के बेसिस पे या एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पे। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट बेसिस जो हमारा आता है वो आता है किस जो मनी है वो किस मटेरियल का बना है ना? किस मटेरियल से बनाया गया उसके बेसिस पे हम मनी को किस फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो एक हमारा आता है मेटालिक मनी, जिसमें हम स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी को देखते हैं, और दूसरा आता है हमारा पेपर मनी, जिसके अंदर हम रिप्रेजेंटेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल और फिएट मनी को देखते हैं। इज इट क्लियर? सो एक-एक करके अगर इनको हम समझते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? मेटालिक मनी की। सो मेटालिक मनी क्या होता है? वो मनी जो किसी मेटल से बना होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के किसी भी मेटल से जो बन के सर्कुलेशन में होती है, तो उसको हम मेटालिक मनी कहते हैं, ठीक है? मेटालिक मनी ना फुल बॉडीड कॉइन भी हो सकती है, जिसे हम स्टैंडर्ड मनी भी कहते हैं, या टोकन कॉइन भी हो सकती है, जिसे हम टोकन मनी कहते हैं, ठीक है? ये दोनों क्या चीज़ें हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड मनी या फुल बॉडीड मनी क्या होती है? ये वो मनी होती है, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू बिल्कुल इक्वल होती है। मतलब ये किसी न किसी प्रीशियस मेटल का बना होता है और इसकी कॉइनेज बिल्कुल फ्री होती है, मतलब ढलाई, मिंटिंग बिल्कुल फ्री होती है ना, आप आराम से इसको मिंट करा सकते हैं। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। जैसे पहले जो हमारे यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स चलते थे, ये फुल बॉडीड कॉइन्स थे। जितने ऊपर फेस पे लिखा होता था कि ये सिल्वर कॉइन्स इतने ग्राम के हैं या इतना इस रुपए की है, उतनी ही उसकी इंट्रिंसिक वर्थ भी होती थी, है ना? तो फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही सेम होती थी। क्लियर है? लेकिन जो है अभी जो कॉइन्स चल रहे हैं, अभी जो कॉइन चल रहे हैं, या मैं बात करूँ अभी जो रुपीस चल रहे हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं है, पेपर है ना, वो कागज के हैं, है ना? लेकिन फेस वैल्यू उनकी बहुत हाई है। सो स्टैंडर्ड मनी वो जिनकी खुद की वैल्यू भी उतनी थी और उनके फेस पे जो वैल्यू जिस जिस वैल्यू पे वो ट्रांजैक्ट हो रहे थे, वो वैल्यू भी सेम थी। तो उसको हम स्टैंडर्ड मनी या फुल बॉडीड मनी कहते थे, और ये हमेशा प्रीशियस मेटल से ही बने होते थे। ठीक है? वहीं पे टोकन मनी की बात करें तो ये वो मनी का फॉर्म था जहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, वो क्या होती थी? कम होती थी, और जो फेस वैल्यू होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, है ना? तो मतलब जैसे कि वो बहुत चीप मेटल के बने हुए होते थे, जैसे कॉपर, ब्रास, निकल के बने हुए होते थे, और उसपे जैसे अब मैं बोल दूँ कि कोई अभी तो जैसे ऐसा नहीं है, पर कोई ऐसा एल्युमिनियम का कॉइन हो और एल्युमिनियम के कॉइन पे मैं लिख दूँ कि ₹100, तो वो क्या है? वो उसकी खुद की तो कोई वर्थ ही नहीं है, और फेस पे क्या लिखा? ₹100 लिखा है। तो फेस वैल्यू बहुत है और इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं है ना? तो इस तरह के मनी को ही टोकन मनी कहते हैं। ये हेल्पिंग हैंड थी। जो स्टैंडर्ड मनी होते थे, हम लोग की हेल्पिंग हैंड में बात करते थे। तो अगर इंडियन कॉइन की बात करूँ तो ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं? टोकन इंडियन कॉइन जो है वो टोकन मनी के फॉर्म में आते हैं, टोकन कॉइन्स कहे जाते हैं। ये तो मेटालिक मनी हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? पेपर मनी की बात करते हैं। तो देखिए, पेपर मनी की बात बात करें तो वो मनी का फॉर्म जो पेपर से बना होगा, है ना? वो करेंसी नोट्स, उसे ही हम पेपर मनी कहेंगे। सो पेपर मनी क्या होता है? वो पेपर नोट्स जिसको सेंट्रल बैंक ने या आरबीआई ने, मतलब सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ने उसे इश्यू किया हो, और उसपे मेंशन हो कि भाई हम पर्टिकुलर प्रॉमिस करते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करेंगे। जैसा आपने अभी बैंक नोट्स पे अपने देखे हुए होंगे, है ना? धारक को इतना पैसा अदा करने का वचन देता हूँ, इस तरह से मेंशन होता है ना? तो ये क्या कहलाते हैं? पेपर मनी कहलाते हैं। इज़ इट क्लियर? पेपर मनी मतलब जो मनी बनी है, वो किस चीज़ की बनी है? पेपर नोट्स की बनी है, पेपर की बनी हुई है, ठीक है? पेपर मनी को भी क्लासिफाई किया गया 4 पार्ट्स में: रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टिबल पेपर मनी, इनकन्वर्टिबल एंड फिएट मनी। और इन सबको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किए हैं। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? 100% बैकअप होता है उसके पीछे। कन्वर्टिबल क्या होता है? वो आप जब चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं उस पेपर मनी को पर्टिकुलर मेटल में, जो भी उसके पीछे का बैकअप है उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकन्वर्टिबल है, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं आप, कन्वर्जन का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता। फिएट मनी क्या होती है? ये इमरजेंसी मनी होती है जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं होता, गवर्नमेंट ने इश्यू कर दिया, लीगल कह दिया, इसलिए वो चल रही होती है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये सारी मनीज क्या होती हैं? आपके सामने आती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मनी के कौन-कौन से फॉर्म होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।